गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई वगैरह हो रही है? चलिए, नया सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स को हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर करा दिया है HAP यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर कर लिए। अब बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स, जहां पे सबसे पहला चैप्टर है जिसमें आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हिस्ट्री को लेकर के है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे स्टार्टिंग में थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बातें हुई हैं। ठीक है, ये है और एक फार्माकोग्नोसी भी आएगा। तो यहाँ पर कुछ बेसिक हिस्ट्री वाली बातें आएंगी कि किस तरीके से फार्मेसी एजुकेशन का, ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन किस प्रकार से इंडिया के अंदर उसकी ग्रोथ हुई है, किस तरह से इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, फार्मेसी प्रैक्टिस आज जिस लेवल की फार्मेसी प्रैक्टिस हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले क्या था, और प्रोफेशनल एसोसिएशन जो संगठन है फार्मेसी को लेकर के, और वो कौन कौन से संगठन है और किस किस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सब बातें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ओके, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू, किसके रेस्पेक्ट में पढ़ना है अभी हम लोगों ने देख लिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो फार्मेसी एजुकेशन है, ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन किस तरीके से, फार्मेसी एजुकेशन क्या थी पहले पास्ट में और आज के करंट डेट में ये क्या चल रहा है या क्या हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ट्रेडिशनल रूट की। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे पारंपरिक आधार शुरुआत में क्या था। तो नो डाउट हम सबको पता है हमारी कंट्री में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ये सारे सिस्टम चलते थे। ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन की बात करें तो ऐसी कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं थी, यहाँ पर ऐसी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर जो एपोथेकेरिस मतलब जो कि हमारे फार्मासिस्ट होते थे, यानी कि जो औषधि को तैयार करते हैं, और जो प्रैक्टिशनर थे वैद्य हकीम वगैरह, वो सेम ही हुआ करते थे। वही देखते थे कि क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है लोगों का। ठीक है, और खुद ही फिर पीस पास के जो भी है अपना जड़ी बूटियां वगैरह दे दिया करते थे। ठीक है, दोनों सेम होते थे। दे प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस देयर मेडिसिन यूजिंग प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट, मिनरल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसा कोई फार्मेसी एजुकेशन जैसा कुछ था नहीं हमारे पास। ठीक है, यहां पर कोई भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था। फॉर्मल जैसे कि आज की डेट पे संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ नहीं था पहले। ठीक है, फार्मेसी के लिए। लेकिन जो नॉलेज तो उस टाइम भी थी, और किस तरीके से एक से दूसरे के पास पास होती थी। नॉलेज वॉज पास थ्रू द अप्रेंटिसशिप अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर ओरली। मतलब सीधी सी बात है, गुरु चेला वाला सिस्टम होता था। जो चेला होता था गुरु के साथ बैठता था, गुरु उनको बातें बताता था ओरली, मुंह के द्वारा बोल बोल के, चेला सुनता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था, और इस तरीके से फिर अगला गुरु वो हो जाता था। ठीक है, तो ये चलता था पहले। फिर आते हैं अंग्रेज। ठीक है, इसको हम कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया भी कहते हैं। अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज अपने साथ वेस्टर्न मेडिसिन साथ में लेके आते हैं। 18वीं सेंचुरी की बात है। ठीक है, द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स, वो मेडिसिन लेके आते हैं। यहाँ पर वो लोग क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं, अब हॉस्पिटल्स। पहले हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स आते हैं। एंड इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन मेडिसिन, वो लोग भी यूरोपियन जो मेडिसिन थी उनका इस्तेमाल करते थे, लीडिंग टू शिफ्ट इन मेडिसिनल प्रैक्टिस। अब इस तरह से हुआ क्या, क्योंकि ये जो यूरोपियन मेडिसिन थी आज के टाइम में जो एलोपैथिक्स है जल्दी आराम देती हैं, तो लोगों का रुझान जल्दी हुआ इनकी तरफ, और जो ये पुराना सिस्टम था धीरे धीरे इस नए सिस्टम की तरफ लोगों का झुकाव शुरू हो गया। ठीक है, बात करें फार्मेसी एजुकेशन की बिगनिंग की, तो ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, द नीड फॉर फॉर्मल एजुकेशन इन फार्मेसी इमर्ज्ड। अब क्योंकि यूरोपियन मेडिसिन का क्या हो चुका था, एंट्री हो चुकी थी हमारे इंडियन मार्केट्स में, तो अब उनको समझने के लिए, क्योंकि केमिकल्स हैं, अब हार्मफुल जड़ी बूटियों में क्या है, थोड़ा कम ज़्यादा खा ली तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये केमिकल्स होते थे, ज़्यादा सा ओवरडोज हुआ या कोई दिक्कत हुई तो तुरंत रिएक्ट करेगी दवा। ठीक है, जड़ी बूटी के रिएक्शन से कभी ऐसा नहीं है कि जानलेवा हो, लेकिन हमको आज की डेट में पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन अगर रिएक्ट कर जाएंगी तो जानलेवा भी हो सकती हैं। यही सब वजह थी कि फॉर्मल एजुकेशन, फार्मेसी के अंदर एक फॉर्मल एजुकेशन हो, इसकी इमरजेंस, इसकी नीड हुई। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थाओं का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें लाइक ग्रांट मेडिकल कॉलेज, जो सबसे पहली संस्था थी, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, फाउंडेड इन 1845 इन मुंबई, विच स्टार्टेड फार्मेसी एज अ सब्जेक्ट। ध्यान देंगे बेटा, कंफ्यूजन होती है बच्चों को। फार्मेसी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया उसने, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है,
फार्मेसी ऐसा कोई डिप्लोमा है कुछ नहीं था, एज ए सब्जेक्ट पढ़ा दिया। जैसे हम लोग साइंस में एक सब्जेक्ट हमारे पास बायो होता है, एक मैथ होता है, ठीक है, तो 12th में हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग कोई बायोलॉजिस्ट या मैथमेटिशियन नहीं है, वैसे ही एक एज अ सब्जेक्ट डाल दिया गया और पढ़ाना स्टार्ट किया गया, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री के लिए एक मैं खास चीज बता दूं, मैं हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ खास चीजें मैं लेके आया हूँ। हिस्ट्री हर बुक में, हर किसी टीचर की जुबानी आपको कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट अलग अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री की एक दिक्कत है कि ना तो उसकी कोई सर है ना पैर है, तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं तक लेके जा सकते हैं। तो हिस्ट्री में आप ये कंफ्यूज मत करना कि सर हमारे सर ने ऐसा पढ़ाया, उस बुक में ऐसा लिखा है, नहीं। आपको केवल करना क्या है, जो इतिहास है उसके हर उसके जैसे एजुकेशन है तो हर उसके रिलेशन में आपको 10 पॉइंट्स याद कर लेने हैं बस, ठीक है। हिस्ट्री को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स वाले, तो आपको केवल 10 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से 10 पॉइंट्स आप याद करेंगे तब भी चलेगा। फिलहाल इसको समझो, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा तो मजा आएगा। फिर अब देखो क्या हुआ, आपको बात समझ में आ रही है। आयुर्वेदिक सिस्टम था, कोई सिस्टम नहीं था उस समय। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं और वो यूरोपियन मेडिसिन लेकर के आते हैं, हॉस्पिटल वगैरह स्टैब्लिश कर दिए। अब क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह स्टैब्लिश कर दिए हैं तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए। तो यहाँ पर अब जरूरत महसूस होने लगी है, तो एक इंस्टीट्यूशन ग्रांट मेडिकल कॉलेज, वहां पर फार्मेसी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। क्लियर, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, यहां पे आने के बाद अब बात करते हैं कि फार्मेसी एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम लोग 2 उसमें पढ़ेंगे, एक प्री इंडिपेंडेंस एरा, आजादी से पहले, और एक आजादी के बाद। तो अगर हम आजादी के पहले की बात करें तो फार्मेसी एजुकेशन में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज, देखो बात समझना, ये मेडिकल कॉलेज था, इसके अंदर फार्मेसी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया या पढ़ाया जाने लगा, पर्टिकुलर फार्मेसी का कॉलेज नहीं था। अब पहला फार्मेसी कॉलेज 1932 में, द फर्स्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी वाज एस्टैब्लिश्ड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, वहां पे हुआ। देन ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग डिकेड्स, अब 1932 के बाद 1942 से 1952 तक जो आने वाले डिकेड्स, दशक थे, कुछ और इंस्टीट्यूशन लाइक आंध्रा यूनिवर्सिटी 1937 में और पंजाब यूनिवर्सिटी बिगेन ऑफरिंग फार्मेसी कोर्सेज। इन 2 यूनिवर्सिटीज ने भी फार्मेसी के कोर्सेज को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सीक्वेंस को याद रखना बहुत जरूरी है, आप एक सीक्वेंस बना करके इसको याद कीजिएगा। आगे आते हैं। अब सबसे पहला रेगुलेशन, भाई जो फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना कि भाई क्या सब्जेक्ट रहेंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला जो रेगुलेशन आया था वो आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ठीक है। यहां पर जो फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयां थी, उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया। फिर उसके बाद क्या आती है, कमियां और भी थी बहुत सारी, बोरे कमेटी, ठीक है, एक कमेटी बैठाई गई जो कमियां दिख रही थी हमारे इंडियन मार्केट में पढ़ाई को लेकर के, हर एक चीज लेकर, मतलब फार्मेसी सेक्टर को लेकर जो कमियां दिख रही थी उसको लेकर के उसकी छानबीन करना और उसके लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको हम बोर कमेटी कहते हैं। 1946 में इसने हाईलाइट किया द नीड फॉर ट्रेन्ड फार्मासिस्ट। इस कमेटी ने कहा कि भाई हमारी कंट्री में ट्रेन्ड फार्मासिस्ट की कमी है, फार्मासिस्ट है ही नहीं हमारी कंट्री में, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स, और इसकी ये जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे उसी के आधार पे आगे जाके फार्मेसी एक्ट वगैरह ये सब क्या हुए, लाए गए थे, ठीक है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं, तो ये जो कमेटी थी उसी के आधार पर ये एक्ट आया था बाद में, फार्मेसी एक्ट 1948। आजाद हो चुके अब हम लोग, ठीक है। तो अब आप लोग सोचते हो कि 1947 में आजाद हुए, एकदम से एक्ट कैसे आ गया? एकदम से नहीं आ गया, बहुत पहले से तैयारी हो रही थी, इसकी जरूरत थी, तो आजाद हो गया तो उसके बाद तुरंत ये एक्ट लाया गया, ठीक है। क्योंकि उस समय असल में क्या होता, नकली दवाइयां कोई भी बेच रहा है, लोगों की मौतें हो रही थी, तो बहुत जरूरी थी कि एक्ट ला करके चीजों को कंट्रोल किया जाए। ये लाया गया, वॉज इनेक्टेड टू रेगुलेट प्रोफेशन एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन। अब ये एक्ट आया और इसने जो पेशा था फार्मेसी का और जो इसका एजुकेशन था उसके स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि भाई कोर्स होगा बाकायदा 2 ईयर का डी फार्मेसी का, उससे पहले कोई भी जो करेगा वही केवल क्या होगा, फार्मेसी की प्रैक्टिस करेगा, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल स्टैब्लिश की गई इसी एक्ट के तहत। इसका काम क्या रहेगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये क्या करेगी, ओवरसी, देखरेख करेगी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी की भाई क्या एजुकेशन दी जाएगी फार्मेसी के अंदर, और एजुकेशन लेने के बाद, डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद वो क्या प्रैक्टिस कर सकता है। तो प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को पता है कि हम लोग डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमको इंजेक्शन लगाना, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना, ये सब प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। देन इंडियन फार्माकोपिया आ गई 1955 में, जिसने सेट ड्रग्स स्टैंडर्ड, इसने ड्रग के स्टैंडर्ड सेट किए गए, साथ ही साथ इस फार्माकोपिया को एजुकेशन में भी डाला गया। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स लॉन्च होता है। द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस वाज द डिप्लोमा इन फार्मेसी। सबसे पहले डिफार्म लाया गया, 2 साल का प्रोग्राम था। दैट इनेबल्ड स्टूडेंट टू बिकम क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। इसको करने के बाद एक कोई बच्चा जो है वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, ठीक है, बन सकता है कम्युनिटी के अंदर या हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी लाया गया, द इंट्रोडक्शन ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसका क्या पर्पस था, इसका पर्पस ये था कि ये भाई इन डेप्थ, थोड़ा डेप्थ में जाना रहेगा, डेप्थ में पढ़ाई करेंगे, 4 साल का कोर्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर केवल आप फार्मासिस्ट, केवल कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए नहीं, यहाँ पर आप तैयार होंगे, ठीक है, कई सारे फार्मास्यूटिकल साइंसेस को लेकर के, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, इन डेप्थ पढ़ाई की जाएगी, और आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या करेंगे, डिटेल नॉलेज लेंगे। आगे जाके इंडस्ट्री वगैरह रहेगी तो उसमें क्या कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग से लेके और बाकी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, देन एम फार्म लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, एम फार्म एंड पीएचडी इन लेट 1960 और 1970। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एज एम फार्म, पीएचडी, ये भी इंट्रोड्यूस हुए, प्रमोटिंग एडवांस्ड रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन। अब रिसर्च भी करनी थी हम लोगों को, रिसर्च के लिए डी फार्म, बी फार्म का सिलेबस काफ़ी कम था, एडवांस लेवल पर जाना था, एडवांस स्टडी करनी थी, तो उसके लिए एम फार्म और पीएचडी लेवल की पढ़ाइयों को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नाइपर जैसी संस्थाओं का गठन हुआ। नाइपर क्या होते हैं पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये रिसर्च के लिए, स्पेशली दवाइयाँ, न्यू मेडिसिन की रिसर्च के लिए ये इंस्टीट्यूट खोले गए, फोकस्ड ऑन एडवांस्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके नई नई मेडिसिन, उनकी रिसर्च, ठीक है, उनका आइसोलेशन वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फार्मेसी एक्ट आता है, फार्मेसी काउंसिल का गठन होता है। ठीक है, फार्माकोपिया आती है, डी फार्मा लॉन्च होता है, बी फार्मा लॉन्च होता है, एम फार्मा लॉन्च होता है, नाइपर्स आते हैं। तो एजुकेशन को लेकर के आपको इस तरह से बातें बतानी है। देन रिसेंट डेवलपमेंट, अगर हम लेटेस्ट की बात करें 20th सेंचुरी और प्रेजेंट, तो बूम इन प्राइवेट कॉलेज। हम सबको पता है एकदम भरमार के प्राइवेट कॉलेज क्या हो गए हैं, आ गए हैं। 1990 से लेकर 2000 तक इसमें बहुत तेजी से हमको ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सेस बट रेजिंग क्वालिटी कंसर्न्स, आ तो गए बहुत सारे, लेकिन क्वालिटी कंसर्न्स, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नया जो फार्मेसी का बिल आ रहा है उसमें एग्जिट एग्जाम को लागू किया जा रहा है। ठीक है, एग्जिट एग्जाम का मेन पर्पस यही है कि अगर कॉलेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या है, बच्चा फिर एग्जिट एग्जाम तो देना ही देना, तो बच्चे को पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक इफेक्ट पड़ेगा कि जो कॉलेज अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बच्चा वहाँ नहीं जाएगा। क्यों, बच्चे को एग्जिट एग्जाम देना है तो वो ऐसा कॉलेज ही चूज करेगा जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। ठीक है, देन फार्मडी लॉन्च होता है, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये 2008 में लॉन्च होता है। द फार्मडी प्रोग्राम, ये 6 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इज डिजाइन टू ट्रेन स्टूडेंट इन क्लिनिकल फार्मेसी। इसका मेन मकसद जो है वो क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी और पेशेंट केयर। ठीक है, क्लिनिकल मतलब दवाइयाँ, पेशेंट की पूरी देख रेख और दवाइयों का क्लिनिकल यूज पेशेंट के ऊपर, उसके इर्द गिर्द सारी कहानी रहती है। ठीक है, अलाइनिंग इंडियन फार्मेसी एजुकेशन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, क्योंकि ग्लोबली क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं और उसका कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो हमारी इंडियन फार्मेसी को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ सेट करना था। तो फार्मडी का कोर्स क्या किया है, लॉन्च किया गया है। और फार्मडी करने के बाद यस नो डाउट विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ठीक है, देन एक्रेडिटेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, एक्रेडिटेशन मतलब होता है एक तरह से मान्यता। तो जो AICTE और PCI कंटिन्यू टू रेगुलेट एंड एक्रेडिट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, ये दोनों मिल करके जो फार्मेसी की संस्थाएं हैं उसे मान्यता दे रही हैं और कंट्रोल कर रही हैं। जो संस्था प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है उसका अप्रूवल रिजेक्ट कर दे रही है। ठीक है, और मेंटेन कर रही हैं एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। बात समझ में आई?
ठीक है, यहां तक भी इतना आप लोग लिख देंगे ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मेसी एजुकेशन में थोड़ा पास्ट से लेकर के थोड़ा प्रेजेंट तक का बताना है। देन बात करें अगर थोड़ा चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस की बात करें तो क्वालिटी डिस्पैरिटी, गुणवत्ता में असमानता। लगभग 3000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं है या उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जो रिपोर्ट आई थी करके। ठीक है, तो गड़बड़ है थोड़ा सा मामला, क्वालिटी को लेकर के थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। प्लस साथ ही साथ एक चीज़ और गड़बड़ है, चैलेंज है हमारे लिए, चुनौती है कि फार्मासिस्ट का जो रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, वो डिसाइडेड नहीं है। उसको सिर्फ एक दवाई देने वाला नॉर्मल इंसान समझा जा रहा है। ऑल्दो फार्मासिस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे इंडिया के अंदर ये अच्छा रोल प्ले करता है। देयर इज स्टिल वर्क टू बी डन टू इंटीग्रेट क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अभी भी हमको यहाँ पर काम करना है कि भाई क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर इनको डॉक्टर के साथ इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, मोर फुली इनटू हॉस्पिटल सेटिंग्स, हॉस्पिटल्स के अंदर, वेयर दे कैन वर्क क्लोजली विद द फिजिशियन एंड पेशेंट, जहां पर वो पेशेंट और फिजिशियन के साथ मिलकर काम करेंगे। अल्टीमेट अब जो फार्मासिस्ट है उसका जो अल्टीमेट गोल क्या आ गया है, पेशेंट केयर आ गया है। आगे आगे कोर्स बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, वहां पे आप टॉपिक देखोगे, डिस्पेंसिंग है, कंपाउंडिंग है, हर एक चीज, एक फार्मासिस्ट का सारा काम पेशेंट केयर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, कैसे होगा ये चीज आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हिस्ट्री है बेटा, थोड़ा सा ये जो टॉपिक है बोरिंग भी लगता है कुछ लोगों को, यार ये क्या है, याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बेसिक साइंस है, इतिहास है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्री की बात करें। ठीक है, कि भाई इंडस्ट्री की ग्रोथ का क्या हाल चाल रहा। तो प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो नो डाउट हमको पता है कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, यानी कि अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन अंग्रेजों से आने की पहले की बात कर लें हम लोग, तो जो प्रैक्टिशनर हुआ करते थे, वैद्य हकीम वगैरह, वो खुद ही दवाइयाँ, हर्बल मेडिसिन, टॉनिक्स, ऑइंटमेंट वगैरह खुद ही अपना प्रिपेयर करके, ठीक है, विदाउट फॉर्मलाइज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री तो होती नहीं थी, खुद ही अपना तैयार किया और दे दिया या बेच दिया, जो भी होता था। ठीक है, फिर आती है इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। अंग्रेज आए, वेस्टर्न मेडिसिन लेके आए। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो अंग्रेज आते हैं और वहाँ से डॉक्टर्स आते हैं, वो दवाइयों को इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? यूरोप से। टू ट्रीट बोथ यूरोपियंस एंड इंडियंस, इंडियंस और यूरोपियंस दोनों का उससे इलाज होता था। However, a local pharmaceutical industry did not exist in any formal capacity at that time. कोई भी लोकल इंडस्ट्री फैक्ट्री कुछ नहीं थी उस समय पे। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब हुआ क्या भाई, अंग्रेज आए, मेडिसिन आई, तो लगा कि कोई खुद की है ना, इंडिया के अंदर ही फैक्ट्री वगैरह होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो अर्ली फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें तो वन ऑफ द अर्लीस्ट वेस्ट बंगाल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स वर्क लिमिटेड, ये नाम याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल बोल रहा हूँ, अर्लीस्ट वॉज बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एस्टेब्लिश्ड इन 1901 बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ये आपका एमसीक्यू है। वैसे मैंने एमसीक्यू के लिए लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए निकाल के रखी है, फिलहाल बताया चल रहा हूँ। विच बिकेम अ पायोनियर, सर्वप्रथम थे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, सबसे पहले इन्होंने अपना ये फैक्ट्री स्टार्ट की, इंडस्ट्री स्टार्ट की। ठीक है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करें, अब हम आज़ाद हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ड्रग कंपनी, कुछ नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट के उससे कंपनियों का क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। स्टेट ओन्ड है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनी ओन्ड थी, जैसे कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड HAL 1954 में स्टैब्लिश हुई। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1961 में वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू मीट द डिमांड फॉर एसेंशियल मेडिसिन। भाई जो लोकल अपनी इंडिया में दवाइयों की नीड थी, सारी दवाइयों को बाहर से मंगवाना काफ़ी महंगा पड़ रहा था, तो ये कंपनियों का सेटअप किया गया कि भाई चलो अब यहीं से बनेंगी और सप्लाई की जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, अब समझना बात को, इंडस्ट्री के साथ साथ फार्मेसी एजुकेशन को लिंकअप किया गया है। द फार्मेसी एक्ट 1948 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस टू फॉर्मलाइज फार्मेसी एजुकेशन। अब प्रोग्राम लाइक डी फार्म, बी फार्म प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड पाथवे टू एजुकेट फार्मासिस्ट। अब हमारे पास फैक्ट्रियां भी हैं और हमारे पास फार्मासिस्ट भी हैं, तो चीजें क्या हो रही हैं, इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। देन ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 1960 से 80 की बात करें जो यहाँ पे ग्रोथ हुई थी। पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, ठीक है, ये पेटेंट एक्ट आया था 1970 में, ये कह सकते हो कि अपनी इंडस्ट्री के लिए एक वरदान था।
कैसे समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक तरह का इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, दिस पॉलिसी इनेबल्ड। अच्छा, इस पॉलिसी ने किया क्या, समझ लो बात को। भाई इंडिया के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं था, दवाइयाँ सारी बाहर से आती थी। अब जब बाहर से आ रही हैं, उसके पास अपना खुद का, उसको पता ही नहीं है कि दवाई के अंदर है क्या, क्या क्या चीज़ें हैं। जब हमको पता हो, जैसे मान लो रोटी बनी है, हमको अगर पता हो 720p क्वालिटी सिलेक्टेड है, फिर भी 144 क्वालिटी है। क्वालिटी बेटा थोड़ा सा ऐप का होगा बेटा, थोड़ा सा आगे पीछे करके देखो, या एक बारी ना स्टार्टिंग से इसको लॉग आउट करके लॉग इन करो, हो जाएगा। कई बार होता है चलते हुए मैं नहीं लिया तो हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। 720 करके देखो, आ जाएगा वो। चलिए, तो पेटेंट एक्ट में बता रहा था कि हमारे पास कोई रिसर्च और डेवलपमेंट का ऐसा नहीं था कुछ भी। तो हुआ क्या, ये जो एक्ट आया, इस एक्ट ने जो इंडियन इंडस्ट्री थी उनके हाथ खोल दिए। किस चीज को लेकर के, वो समझते हैं। जो मेडिसिन हमारी, ठीक है, बाहर से आ रही है एक्सपोर्ट होकर के, एक्सपोर्ट होकर मेडिसिन कहां पे आ गई, इंडिया में आ गई। अब इंडिया के जो क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कंपनी वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो इस मेडिसिन को क्या करेंगे, उधेड़ेंगे। इसको कहा जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। यहां पर क्या है, मेडिसिन को खोल करके उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन सा एपीआई है, क्या क्या कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडर्स, क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, वो सब उसको वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, वो सब उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसको जब वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद ये पेटेंट एक्ट एक चीज बोल रहा था, तुमने चेक कर लिया, ठीक है, लेकिन अब आप लोग क्या कर सकते हो कि जिस प्रोसेस से हमने इसको बनाया है, आप उस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कोई दूसरा प्रोसेस यूज करके इस मेडिसिन को बना सकते हो। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, जेनेरिक वर्जन आ गया इसका। ठीक है, तो इंडिया वाले खुश, इंडिया वाले वैसे ही जुगाड़ू हैं, तो उन्होंने देखा अच्छा ठीक है ये है, तो वो यहीं पर लोकल मेडिसिन अपनी बनाने लगे, यानी कि जेनेरिक मेडिसिन बनना स्टार्ट हो गई। उससे क्या हुआ, बहुत ही कम कीमत पे जो विदेशी दवाइयां आती थी वो बहुत ही क्या हो गई, सस्ती हो गई। तो ये पेटेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। दिस पॉलिसी इनेबल्ड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू लीगली रिवर्स इंजीनियरिंग। इस पॉलिसी ने कंपनी, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मौका दे दिया, जितनी भी पेटेंट ड्रग थी, एंड डेवलप डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस से आप दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकते हो मच लोअर कॉस्ट पे, जो कि अपना क्या होता है, जेनरिक के केस में होता है। अब इससे हुआ क्या, राइज ऑफ जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। जेनरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ने लगी। द प्रोसेस पेटेंट सिस्टम गेव बूस्ट टू इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स बाय अलाउइंग देम टू प्रोड्यूस एंड सेल जेनरिक वर्जन एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स सस्ते मिलने लगी हम लोगों को। मेजर इंडियन कंपनीज लाइक सिप्ला, रेनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज एंड सन फार्मास्यूटिकल्स इमर्ज्ड एज मेजर प्लेयर। और ये कंपनी उस समय एक बहुत ही बड़े प्लेयर के रूप में, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स के रूप में उभर के सामने आती है जेनरिक वर्जन के केस में। तो ये थोड़े से 2 पॉइंट आप थोड़ा सा पक्का मेंशन कीजिएगा। अब होता क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। अब रिसर्च लेवल का जो एजुकेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टू सपोर्ट दिस ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब क्योंकि यहाँ पर क्या रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें न्यू मेडिसिन को रिसर्च भी करना है, कैसे बन रही चीजें भी देखनी है, तो उस लेवल की पढ़ाई भी तो करके निकले बच्चा। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए फार्मेसी एजुकेशन एक्सपेंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एमफार्म प्रोग्राम एंड रिसर्च फोकस्ड डॉक्टोरल प्रोग्राम। जो अभी हमने पीछे देखा था, कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए कि भाई जो लोग आए, हमको विदेशों से लोगों को ना बुलाना पड़े, बच्चे हमारे जो हैं वो उस लेवल तक उनको नॉलेज हो। तो ये एम फार्मा और रिसर्च लेवल के प्रोग्राम साथ साथ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट नाइपर्स का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट होता है, जिससे कि एडवांस रिसर्च और ट्रेनिंग बच्चों को मिल सके और इंडिया के अंदर ही सारे काम हो सके। ठीक है, फिर इंडस्ट्री के केस में ही अगर आप लोगों को पता हो, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन उदारीकरण भी बोलते हैं इसको, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया में एक दूसरे में क्या होने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा।
और लिबरलाइजेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि आज़ादी, लिबरलाइजेशन मतलब एक तरह से आज़ादी। पहले जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, जो प्राइवेट फैक्ट्री थी, उनके ऊपर सरकार का शिकंजा था, ठीक है। तो हुआ क्या, लिबरलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थे या जो प्राइवेट ओनर्स थे उनको काफ़ी आज़ादी दी गई कि आप ग्लोबल मार्केट से कम्पीट करने के लिए, और काफ़ी सारी उन्हें छूट दी गई। तो जब छूट मिली, छूट मिलने का मतलब उनका अपना पर्सनल प्रॉफिट बढ़ा, तो उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च के ऊपर क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, द लिबरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1991 ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटी। अब फैक्ट्री वाले तो आज़ाद हो गए कि उतना शिकंजा नहीं है, ठीक है। फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द सेक्टर सॉ इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना हाथ हटाया उस ऊपर से, तो जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है ना, फंडिंग होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो आना स्टार्ट हो गया। बाहर के लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर अपना पैसा लगाना स्टार्ट किया कि आप बनाइए, बेचिए, कुछ हिस्सा हमारा होगा। मर्जर्स, बहुत सारी कंपनियों का मर्जर्स हुआ, क्योंकि भाई देखो प्राइवेटाइजेशन जो विदेशी लेवल फॉरेन कंट्रीज में क्या था, सारी कंपनियां क्या थी, प्राइवेट थी, तो मुनाफा उनको दिखता था। तो अब मर्जर्स हुए, कोलैबोरेशन हुए अलग अलग कंपनीज में विद ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो यहां से भी एक क्या आया, बूम आया, ठीक है। देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ कैसे हुई, आप देखें, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिगेन एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस इंटरनेशनली। अब उन लोगों ने इंटरनेशनली क्या किया, अपनी दवाइयों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, खास करके जेनरिक ड्रग। वो जब पेटेंट एक्ट आया था 1970 में, उससे उन्होंने क्या किया, जेनरिक ड्रग बनाना स्टार्ट कर लिया था टू द ग्लोबल मार्केट, पर्टिकुलरली टू डेवलपिंग कंट्री, खास करके जो दूसरी डेवलपिंग कंट्री थी, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इस टाइप से, एंड रीजन सच एज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अपनी दवाइयाँ सप्लाई करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट एंड ट्रिप्स of intellectual property right in 1990 required India to comply with product patent by 2005। अब ये दो एग्रीमेंट और किए गवर्नमेंट ने, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका था, जिससे कि क्या रहेगा, और प्रोडक्ट पेटेंट बाय 2005 की भाई जिस पेटेंट है उसके आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फर्दर एक्सलेटिंग द नीड फॉर इंडियन कंपनीज टू इनोवेट एंड कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट। अब ये जो इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, तो यहाँ पर उसको क्या है, ग्लोबल मार्केट का जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको कंपीट करने के लिए अपना स्टैंडर्ड भी इन लोगों ने इंक्रीज किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए क्या हो रहा है, भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। देन फार्माकोविजिलेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं और नई नई दवाइयां आ रही हैं, तो फार्माकोविजिलेंस और क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट, अब जो फार्मेसी ग्रेजुएट बी फार्म वगैरह है, एम फार्म वगैरह है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, इंक्रीजिंगली फाउंड रोल्स इन इंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी। अब वो ड्रग सेफ्टी के अंदर अपना जॉब वगैरह इजीली ढूंढ पा रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे एडवर्स रिएक्शंस को, एंड मेंटेन कॉम्प्लायंस विद इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, और साथ साथ में मेंटेन कर रहे थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारी वो जिस फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसको चेक करते थे, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन से हमारा मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ इमरजेंस एज अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब, 2000 और अब तक आते आते इंडिया क्या बन गया, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब बन चुका था। जी हाँ, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर बात करें, इंडिया बिकम नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज योर एमसीक्यू। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। सप्लाइंग अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन है वो इंडिया ही प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इंडियन कंपनीज बिकम मेजर सप्लायर्स ऑफ HIV, एड्स ट्रीटमेंट, वैक्सीन्स एंड इसेंशियल मेडिसिन टू कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। सबसे ज्यादा HIV, एड्स वगैरह ये ट्रीटमेंट के लिए जो भी वैक्सीन वगैरह बन रही है, सबसे ज्यादा कौन सप्लाई कर रहा है, इंडिया। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडस्ट्रीज, द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर बिकम अ हब। अब वो हब बन चुका है रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी। एंड फार्मासिस्ट प्ले मोर स्पेशलाइज्ड रोल। अब फार्मासिस्ट का भी रोल क्या हुआ, और ज्यादा स्पेशलाइज हो गया कि भाई आप फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तुम रेगुलेटरी अफेयर देखोगे, मतलब जो स्टैंडर्ड सेट है क्या कंपनी उनका पालन कर रही है नहीं कर रही है, तुम क्लिनिकल रिसर्च देखोगे, तुम फार्माकोकाइनेटिक और तुम बायो, मतलब हर किसी की ब्रांचेस सेट कर दी गई, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांचेस का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। देन अगर हम बात करें कुछ इंडस्ट्रीज की, जैसे कि ल्यूपिन है, बायोकॉन, जाइडस कैडिला है और कुछ अदर है, बिकम द की प्लेयर्स इन बोथ जेनरिक एंड इनोवेटिव मेडिसिन। धीरे धीरे कुछ कंपनियां थी जो जेनरिक के साथ साथ रिसर्च में भी काफी बड़ा काम करने लगी।
अब अल्टीमेटली था क्या, अब रिसर्च हो रही है तो रिसर्च कौन करेगा, हम लोग करेंगे, बी फार्म एम फार्म पीएचडी वाले बंदे करेंगे। तो फाइनली फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होता है कि भाई इंडस्ट्री सक्सेस क्रिएटेड अ डिमांड, इंडस्ट्री सक्सेस हो रही थी जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। भाई हमें एक स्किल्ड बंदे चाहिए, पढ़े लिखे एकदम वेल रिसर्च जिनको आता हो सब कुछ, ठीक है। लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप बिटवीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अच्छा बच्चा बनाइए, हम उसको लेके जाएंगे, एक तरह से इन दोनों में क्या होगी, पार्टनरशिप होती है। और आगे जो आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो अब एकेडमिक और इंडस्ट्री साथ साथ में काम कर रही हैं, तो ये इंडस्ट्री का रहा। तो देखो जितने भी हमारे पॉइंट हैं, चाहे ज़्यादातर एजुकेशन को लेकर के आता है, उसमें हर किसी में आपको 10-10 पॉइंट निकाल के याद रखने हैं सीक्वेंस के अंदर, बस काम खत्म। बात करें फार्मेसी प्रैक्टिस की, फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब फार्मेसी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। कंपाउंडिंग है, डिस्पेंसिंग है, सेल है, दवाइयों की परचेजिंग है, मेडिसिन की इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें कौन कौन से काम आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो बात करें प्री कॉलोनियल पीरियड यानी कि वही ट्रेडिशनल सिस्टम में, तो यहाँ पर कुछ खास था नहीं। फार्मेसी प्रैक्टिस वाज नॉट अ सेपरेट प्रोफेशन, प्रैक्टिस अलग से कोई प्रोफेशन नहीं था, ये इंटीग्रेटेड था रोल्स ऑफ वैद्य और हकीम। जो वैद्य और हकीम होते थे आयुर्वेद और यूनानी के अंदर, यही लोग अपनी प्रैक्टिस करते थे, बनाते थे और देते थे, अलग से कुछ नहीं था। अब बात आती है कॉलोनियल एरा यानी कि अंग्रेज आ जाते हैं, मॉडर्न फार्मेसी एरा स्टार्ट होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज इस्टेब्लिश की जाती हैं और यहीं से जरूरत पड़ती है ट्रेन्ड पर्सनल टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन, ठीक है। तो फार्मेसी प्रैक्टिस की एक्चुअल में नीड कहाँ से होती है, जब हॉस्पिटल्स और फार्मेसी स्टोर्स फार्मेसी स्टोर्स इस्टेब्लिश होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि ब्रिटिश जब आते हैं इंडिया के अंदर। डिस्पाइट द इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन देयर वाज नो फॉर्मल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। ये सब चीज़ें बढ़ रही थी लेकिन अभी भी कोई फॉर्मल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन या उसके प्रैक्टिस के लिए अलग से चीज़ें नहीं थी हमारी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब बात हो रही है तो प्रैक्टिस की, चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप होंगी, प्रैक्टिस वही कर पाएगा जिसके पास एजुकेशन होगी, तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, ठीक है। मिक्सअप मतलब मिक्स लगेंगी, लेकिन चीज़ों को सेपरेट करके चलना। अर्ली 20th की बात करें, ग्रोथ एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया बिगेन 1942 में। क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास मेडिकल कॉलेज विच इंक्लूडेड फार्मेसी ट्रेनिंग। यहाँ पर फार्मेसी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो फार्मेसी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। द बंगाल फार्मेसी काउंसिल, बंगाल फार्मेसी काउंसिल स्टैब्लिश होती है सबसे पहले काउंसिल जो बनी थी, बंगाल फार्मेसी काउंसिल बनी थी 1935 में, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस, कि भाई एक फार्मासिस्ट क्या क्या प्रैक्टिस करेगा क्या नहीं करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए बंगाल फार्मेसी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। पहला फार्मेसी स्कूल बताया था 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बिकेम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू ऑफर द फार्मेसी प्रोग्राम, ये भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा ये, ठीक है। देन फार्मेसी लेजिस्लेशन, उसको लेके कानून की बात करें, फार्मेसी कानून, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 में, ये इनैक्ट होता है विच रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दिस एक्ट वाज अ की मूवमेंट इन डिफाइनिंग फार्मेसी प्रैक्टिस। एक तो ये इम्पोर्ट, सेल और मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर रहा था, साथ साथ में ये जो एक्ट था ये कंट्रोल करता था फार्मेसी प्रैक्टिस को इंडिया के अंदर, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी पुरानी वाली भी इसमें मिक्स हो जाएंगी, फार्मेसी एक्चुअली फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मेसी एजुकेशन दोनों साइड बाय साइड टॉपिक हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करें तो फार्मेसी एक्ट आ गया, ठीक है, और इसने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन करता है। पीसीआई ये इंश्योर करेगी कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही जिनके पास लाइसेंस है वही प्रैक्टिस करें फार्मेसी की, कोई और प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। और उसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स को लॉन्च किया जाता है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, इन सब कोर्सेज का लॉन्च होता है। फिर आगे जाके कोर्सेज का एक्सपेंशन होता है, बी फार्मा आ जाता है, एम फार्मा आ जाता है, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ साथ एक फार्मासिस्ट को और क्या काम कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रहेगा, कंपनीज के अंदर सिप्ला, रेनबैक्सी एंड डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर फार्मासिस्ट बिकम इंटीग्रल इन एरियाज लाइक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी अफेयर्स। प्रैक्टिस में अब फार्मासिस्ट और क्या क्या काम कर सकता है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करेगा,
क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा भाई जो दवाइयां बनी है सब सही बनी है कि नहीं बनी है। रेगुलेटरी अफेयर्स चेक करेगा कि जो दवाइयों का स्टैंडर्ड है, जो हमारी वो है ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसने जो मानक तय किए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी दवाइयां बनी हैं या नहीं बनी है, दैट इज द रेगुलेटरी अफेयर। तो यानी कि प्रैक्टिस का दायरा बढ़ गया फैक्ट्री के आने से, ठीक है। अब लेट 20 और अर्ली अब तक की बात करें तो बहुत सारे रोल अब चेंज हो चुके हैं, अब बहुत सारे प्रैक्टिस के दायरे खुल गए हैं, ठीक है। जैसे कि द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम मेयरली डिस्पेंसिंग ड्रग्स टू बीइंग मोर इन्वॉल्व्ड इन क्लिनिकल सेटिंग। अब केवल उसका दवाई देने का काम नहीं रह गया है, अब वो क्लिनिकल सेटिंग्स में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ बैठ के काम कर रहा है, ठीक है। पेशेंट केयर में काम कर रहा है, हेल्थ केयर डिलीवरी में काम कर रहा है, ठीक है। देन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाली डिग्री लाई गई, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया 2008 में, जो कि 6 साल का प्रोग्राम था। इसका एकमात्र फोकस क्या था कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनका प्रैक्टिस का दायरा बढ़ाया जाए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनाया जाए जो कि डायरेक्ट पेशेंट केयर स्पेशली इन हॉस्पिटल्स के अंदर काम करेंगे, ठीक है। फार्मासिस्ट आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटरी अफेयर्स। इनका प्रैक्टिस एक और है रेगुलेटरी अफेयर्स, रूल रेगुलेशंस को तय करना, क्या रूल्स रहेंगे, क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, एंड इंश्योरिंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन। भाई हमारी कंट्री में जो भी चीज़ें तय होती हैं मेडिसिन को लेकर के, वो ऊपर बैठे हुए लोग कौन हैं, वो भी एमफार्म बीफार्म एमफार्म वाले लोग हैं, पीएचडी के हुए बैठे हुए हैं। तो वही लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स रूल रेगुलेशंस को बना रहे हैं। तो प्रैक्टिस का दायरा बढ़ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस वैसे तो होता है कि आप प्रैक्टिस में ये हो गया करके कि आप दुकान में बैठ के क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं या कर रहे हैं। अब माइलस्टोन की बात करें तो प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहले 1948 में फार्मेसी एक्ट आ गया था, जिसने फार्मेसी काउंसिल को स्टैब्लिश किया था। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट आया था 40 के अंदर। 2008 के अंदर फार्म डी प्रोग्राम आ गया है, और 2020 इंक्रीज रोल ऑफ फार्मासिस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 के अंदर फार्मासिस्ट के और भी रोल क्या किए गए हैं, देखे गए, बढ़ाए गए। तो उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। ये वाला पॉइंट नहीं भी दोगे चल जाएगा, की माइलस्टोन, ठीक है। मेन चीज़ आपको यहाँ तक याद रखनी है, फाइनली क्या है कि जो फार्मासिस्ट है वो रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देन फोर्थ टॉपिक है कि जो डिफरेंट प्रोफेशनल एसोसिएट जो संस्थाएं, ठीक है, ड्यूरिंग पास्ट से लेकर के अभी तक जो संस्थाएं बनी हैं फार्मासिस्ट के हितों के लिए, कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्या रोल है। तो जैसे कि अच्छा, इसमें ये लाइन हट गई, शताब्दी के प्रारंभ यानी अर्ली सेंचुरी की बात करें तो जिसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA। ये 1939 में फाउंडेड की गई थी। इसका मेन काम क्या था, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के जो हित हैं फार्मासिस्ट के हितों का, जो उनके इंटरेस्ट है उनकी रक्षा करना, इंप्रूव फार्मेसी एजुकेशन को और इंप्रूव करना कंट्री के अंदर, एंड एडवोकेट फॉर प्रोफेशन, ठीक है, और जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको बढ़ावा देना, उसकी वकालत करना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था ये बनी, इसका काम क्या है, ये फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर बनी थी, ठीक है। इसका मेन काम क्या था, जो फार्मेसी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करना, जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनको अप्रूव करना, एंड मेंटेन द इंडियन फार्माकोपिया। जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको मेंटेन करना, टाइम टू टाइम उसे पब्लिश करना, ठीक है। मिड सेंचुरी की बात करें 20th सेंचुरी की, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन IHPA की संस्था का क्या हुआ, फाउंडेड हुई 1965 में। इट प्रमोट्स क्लिनिकल फार्मेसी। ये प्रमोट कर रही है कि भाई फार्मासिस्ट को क्लिनिकल फार्मेसी में रोल प्ले करना है। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर भी इसका रोल होगा, एंड पेशेंट केयर के अंदर भी, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर टीम। और साथ साथ में जोर दे रहे हैं कि भाई फार्मासिस्ट का हेल्थ केयर टीम, पेशेंट होते हैं ना उसमें हेल्थ केयर टीम होती है, डॉक्टर नर्सेस सब होते हैं, उसमें फार्मासिस्ट का भी रोल होना चाहिए, ठीक है। देन इंडियन फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है। एसोसिएशन यही है, संस्थाएं। 1966 में इसका गठन होता है। द IPS वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1966 विद द गोल, इसका गोल क्या था, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट।
ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, AIOCD, ठीक है, 1969 में इसका गठन होता है। ये रिप्रेजेंट कर रही थी रिटेल फार्मासिस्ट और केमिस्ट, जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए हैं फार्मासिस्ट, उनको रिप्रेजेंट करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स और समस्याओं को रिप्रेजेंट करती थी। कैसे? इट एडवोकेट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसके जो हित हैं उसके लिए वकालत करना, उसके लिए क्या करना, रक्षा करना। एड्रेस रेगुलेटरी इशूज, बहुत सारी इश्यूज ऐसे थे कि भाई दुकान चलाने में, खोलने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, वो कई सारे रूल्स बाद में हटाए गए, कुछ जोड़े गए। एंड वर्क्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्मेसी सर्विसेज इन रिटेल सेटिंग, और साथ साथ में जो रिटेल सेटिंग है वहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके ऊपर काम करना। ठीक है, लेट 20th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, 20th सेंचुरी की बात करें, आखिरी का समय आ गया है, मतलब 20th सेंचुरी का एंड होने वाला है। स्पेशलाइजेशन एंड एडवोकेसी, यहाँ पर क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसका गठन होता है। ये 1980 में इसका गठन होता है। IACP रिप्रेजेंट द फार्मेसी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन, ये फार्मेसी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका काम क्या होगा? इट वर्क्स टू इम्प्रूव फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे रिसर्च को प्रमोट किया जाए कॉलेजेस के अंदर, कोलैबोरेट विद रेगुलेटरी बॉडीज, किस तरह से संस्थाओं का और रेगुलेटरी बॉडीज आपस में कोलैबोरेट करें, लाइक PCI, ठीक है, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं रूल रेगुलेशंस को लेकर के वो दूर हो, या कुछ नए रूल रेगुलेशन लाने हैं तो उसको लाया जाए। ठीक है, देन एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, ये 1966 में इसका गठन होता है। ये फोकस कर रहा था ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेटर, फार्मेसी एजुकेटर्स या टीचर्स है उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रहेगी जिससे कि टीचिंग अच्छी हो सके, एंड करिकुलम डेवलपमेंट, क्या करिकुलम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन सब के ऊपर ये संस्था क्या करती है, काम करती है। इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन, जो फार्मेसी कर चुके हैं ग्रेजुएट, उनकी एक संस्था बनी 1974 में। ये फार्मेसी ग्रेजुएट एंड एडवोकेट फॉर देयर प्रोफेशनल राइट, जो उनके व्यावसायिक हक हैं, ठीक है, काम करने वाले, उनकी रक्षा करता है। जैसे कि एड्रेस इशू सच एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, की भाई क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ इनको जॉब मिलनी चाहिए। रिकग्निशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की पहचान होनी चाहिए जो कि अपनी कंट्री में बहुत कम है। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, और एथिकल प्रैक्टिस ही फार्मासिस्ट फॉलो करे, कोई और तरह का अनैतिक काम ना करे दवाइयों को लेकर के। 21st सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी एसोसिएशन का गठन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फार्मडी प्रोग्राम आ चुका है, यानी कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट अब इंडिया के अंदर रेडी होंगे, तो क्लिनिकल फार्मेसी का गठन हो गया है। इसका काम क्या है? ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल फार्मेसी, भाई क्लिनिकल फार्मेसी पे जोर देना। जैसे एसोसिएशन लाइक द इंडियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस इंडिया हैव इमर्ज्ड टू प्रमोट क्लिनिकल रिसर्च। फार्माकोविजिलेंस होता है दवाइयों पर नजर रखना, जो नई नई दवाइयां रिसर्च करके मार्केट में अब आ चुकी हैं, ऐसा तो नहीं कि अब वो मार्केट में कोई साइड इफेक्ट पैदा कर रही हैं, उस पर नजर रखना। पेशेंट सेंटर्ड केयर की सारी केयर देख रेख जो है पेशेंट को ध्यान में रख करके होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका काम था। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसको पढ़ाई था आपने अभी, 2005 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द इंडियन फार्माकोपिया, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसको पब्लिश करना, और सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो भी दवाइयां हैं इंडिया के अंदर और फार्मास्यूटिकल्स हैं उसके लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करना। इट कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल फार्माकोपियाज टू इंश्योर ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स, ये इंटरनेशनल फार्माकोपियाज के साथ कोलैबोरेशन, तालमेल बना के रखती है, मतलब एक तरह से कनेक्शन में रहती है, जिससे कि जो इसके इंडियन फार्माकोपिया का स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल लेवल पे क्या रहे, स्टैंडर्डाइज हो जाए। देन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एस्टैब्लिश हुई 2020 में, इज न्यूअर एसोसिएशन दैट एम्स टू यूनिफाई फार्मासिस्ट अक्रॉस वेरियस सेक्टर। इसका काम क्या था? जितने भी फार्मासिस्ट हैं अलग अलग सेक्टर में, कोई जैसे कि रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, टीचर्स हैं, इन सबको आपस में क्या करना, एक ही उसमें लेके आना। ठीक है, सबको एक यूनिफाई करना, जोड़ के रखना। इट फोकस ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एडवोकेसी एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, यह व्यावसायिक विकास, फार्मासिस्टों के हितों की रक्षा तथा जन स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर काम करना। तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन कौन सी संस्थाएं हैं और किस किस ईयर में बनी है, उसका काम, एक काम याद रखेंगे, मेन काम
इस तरह से आप सबको याद कर लेंगे, बाद में एक्स्ट्रा कोई पॉइंट देना है तो दे सकते हैं। इसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। जैसे 1901 में सबसे पहले क्या था, बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क कलकत्ता में आचार्य पीसी रे के द्वारा क्या की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। 1903 में एक छोटी सी फैक्ट्री परेल में बॉम्बे में प्रोफेसर टीके गुज्जर के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पास्ट को लेकर के। 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा में प्रोफेसर टीके गुज्जर के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी, अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कर्नल आर.एन. चोपड़ा के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए इन इंडिया एंड रिकमेंडेड सुइटेबल मेजर्स, और क्या क्या मेजर्स यानी कि समाधान होना चाहिए उसका। दिस कमिटी पब्लिश इट्स रिपोर्ट इन 1931, इसने 1931 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इट वॉज रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नो रिकग्नाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इसी कमेटी ने कहा था कि भाई यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइज्ड फार्मेसी का कोई भी प्रोफेशन नहीं है, कुछ पीपल हैं जिनको हम कंपाउंडर कहते हैं, वो ये काम करके इस गैप को फिल कर रहे हैं, तो फार्मेसी का एक अलग से प्रोफेशन होना चाहिए। फिर प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ इनिशिएटेड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ। ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश इन 1940। ये सारे आपके एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है। 1940 में ड्रग बिल आया था, ठीक है। देन 1940 में टेक ड्रग डीटीए भी। ये आने वाले सिलेबस में तो आप पढ़ेंगे, बट हिस्ट्री के हिसाब से आप ये सब चीजें क्या है याद कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फार्मेसी एक्ट के बारे में है, फार्माकोपियल कमेटी है, एजुकेशन रेगुलेशन है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड कब, 1955 में। ये सारी डेट्स आप याद रखिएगा, पूरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दौरान ये सारी डेट्स से आपका बार बार सामना होता रहेगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी। हिस्ट्री देखो थोड़ी सी बोरिंग तो होती है, बट पढ़ना है हमें, और ये डेट्स पक्का याद कीजिएगा। डेट्स के ऊपर मैं एक एमसीक्यू बना करके आप लोगों को भेज दूंगा, तो वो क्या रहेगा, उससे आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो कल नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मेसी एज अ कैरियर और इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, दो कल और परसों 1-2 क्लास के अंदर ही फिनिश हो जाएगा, ओके। चलिए इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मिलते हैं कल, ओके। गुड नाइट।